सभी फौजियों को जय हिंद और नमस्कार। आर्मी का एक ओल्ड ओरिजिनल पेपर हम करने वाले हैं। एक स्टूडेंट ने ये पेपर हमें भेजा है और कहा है कि इसका सॉल्यूशन करवाएं। तो ये जो आज का पेपर हमारा रहेगा, ये मराठा सेंटर बेलगांव का पेपर है आपके सामने। इसमें आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 हैं, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और पासिंग मार्क्स जो है वो 35 होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे कि हम जो है 42 से अब वो क्वेश्चन करें, 42 से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है। चलिए, राइट क्वेश्चन करने हैं, इतने कम से कम बता रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही करने हैं हमें। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर क्वालिटी है थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं आपको बोल के समझा दूँगी क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो कौन से रिलीजन से एसोसिएट हैं, आपको बताना है, ठीक है। हिंदू और जैन दोनों, हिंदू धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो ये जो मंदिर है ये प्रमुखतः जैन धर्म से ही संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है, ठीक है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो आपको बताना है कि वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय या खेल मंत्रालय। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी, आपको बताना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाल हरदयाल या चित्तरंजन दास। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रखी गई थी। कब रखी गई पूछ सकते हैं, तो 1905 में रखी गई थी मेरे अकॉर्डिंग, और ये पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, लिख लेना, पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये नींव इसकी रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार, स्टूडेंट्स बुक के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछते रहते हैं, तो मैं अभी आर्मी की जो वर्तमान में फर्स्ट रैंकिंग पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जो बुक चल रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो आप ये फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर जो आपको ऊपर स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं आप उन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं बुक लेने के लिए, ठीक है। आपको अगर 1-2 क्वांटिटी मंगवानी है बुक की तो आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से मंगवा लीजिए। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी मंगवानी है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर पे। इसके अलावा अगर आपको मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब ई बुक PDF आप लेना चाहते हैं, तो इस बुक की ई बुक आपको मिल जाएगी 30 में। ये फुल सिलेबस बुक है, इसमें कुछ ओरिजिनल पेपर भी आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस पेपर बुक है इसमें फुली सॉल्व्ड है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और इसकी ई बुक आपको मिलेगी 20 में। और ये जो ओरिजिनल पेपर वाली बुक है इसकी ई बुक आपको 10 रुपीज़ में मिल जाएगी। और अगर आप घर पे मंगवाते हैं तो ये वाली बुक आपको फ्री मिलती है इन दोनों बुक्स के साथ में, ठीक है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अभी आ रहा है स्टूडेंट्स का। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइंस में 19 रुपये की, 19 रुपीज़ की ये ई बुक बनाई गई है, जिसमें काफ़ी अच्छी साइंस समझाई गई है, क्वेश्चंस भी हैं, सब परफेक्ट है, ठीक है। इसको मैं एक बार डिलीट करती हूँ क्योंकि मुझे आगे जो है क्वेश्चन करवाने हैं। चलिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई, आपको बताना है, ठीक है। तो माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या भास्कराचार्य। तो ये शंकराचार्य इसका राइट आंसर है, आपको पता ही है, पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, ठीक है, आपको बताना है मृदा अपरदन का मुख्य कारण। मिट्टी जो है, मिट्टी का कटाव कैसे होता है, सोइल जो है उसका कटाव कैसे होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण, पेड़ों के काटने के कारण, उपरोक्त सभी घटक, या तीव्र गति से होता शहरीकरण। देखिए, वैसे तो ये सारे ही इसके सही रीज़न है। मुख्य मेन रीज़न क्या है, पेड़ों का
जो काटना है वो मुख्य रीज़न है, और तीव्र गति से होता शहरीकरण भी मुख्य रीज़न है, और अत्यधिक मात्रा में जानवरों का चराना भी ये सही रीज़न है। तो यहाँ पे तीनों ही सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, ऑल ऑफ द अबोव फैक्टर्स, सी ऑप्शन राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ चुका है 6। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनकी संयुक्त जल धारा जो है उसको किस नाम से जानते हैं, जो जॉइंट स्ट्रीम है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की, उसको हम जॉइंट स्ट्रीम को किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। तो पद्मा, सांगपो, मेघना या जमुना, तो इसको हम मेघना नाम से जानते हैं, हमें पता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी फौजी ईमानदारी के साथ जवाब देंगे। मुझे पता है थोड़ा सा इसमें क्वालिटी इशू है, बिकॉज ये स्टूडेंट ने अपने मोबाइल से क्लिक करके भेजा है, तो इसमें थोड़ा सा क्वालिटी इशू आ रहा है, बट मैं आपको इसके PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप इसको आराम से देख पाएंगे, और मैं बोल के एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, तो आई होप आप समझ जाएंगे। टोडा जाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है, जो टोडा जाति है उसके लोग कौन से राज्य में निवास करते हैं आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है, जो ये नीलगिरी पठार है, यहाँ पे ज़्यादातर टोडा जाति के लोग पाए जाते हैं, तो ये तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नीलगिरी पठार पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, इनमें से बताना है आपको। तो अनंतनाग, पुरुबा, सिरसा, करीमगंज, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो करीमगंज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पीछे ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, ये इसकी जो सीमा है, वैसे तो ये असम में पड़ता है, असम का है, असम का है, ठीक है, और ये जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश से भारत में नीचे अंडरग्राउंड जो बीच में जीरो लाइन है, जिसको हम 3 बीघा गलियारा कहते हैं, तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में करीमगंज के अंदर एक सुरंग भी मिली है, ठीक है, तो ये इस वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहा, और देखो क्वेश्चन देखने को मिल गया। इसलिए जो करंट GK होता है उससे आपको रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे करीमगंज से पूछा गया है। यहाँ पे एक सुरंग मिली थी, और उसमें बताया जा रहा था कि पशुओं की तस्करी इसके अंदर से की जाती है, इस टाइप से अभी रहा था, इसकी भी जाँच हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि जावड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है, जावड़ी पर्वतीय स्थल, ठीक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या उत्तराखंड। तो ये तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन बोल के बता रही हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाए। हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। देखो क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आया है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, ये नहीं पूछा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो आपको राइट जवाब करना है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, अगर भारत में पूछे तो। बट यहाँ पे भारत को हाईलाइट नहीं किया गया है, ओनली ये पूछा है हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है, तो वो कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। किसको कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का पहला राजा कौन था। देखो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, बट काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में मैंने इसको जब देखा कि कितने क्या राजा हुए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे हमें राइट आंसर लगाना होगा लुईस 14, ठीक है, जिसको सूर्य राजा, ठीक है, सूर्य राजा के नाम से भारत के कई इतिहासकारों ने इनको बताया है। नेपोलियन इनके बाद में आया है, कई लोग अब नेपोलियन भी बताएंगे, बट नेपोलियन जो है इनके बाद में रहा है। और अगर इसमें ऑप्शन में अगर फ्रांसिस फर्स्ट लुईस आपको दिया हो, फ्रांसिस फर्स्ट लुईस, अगर ये आपको दिया हो तो आपको ये आंसर राइट मानना है, बट ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ठीक है, लुईस 14 के साथ आपको जाना है। नेपोलियन इसके बाद में रहा है, ठीक है, तो नेपोलियन के साथ आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा देख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च की है, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। काली मिर्च में केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LOC का विस्तारित रूप क्या है। LOC क्या होगा पूरा नाम LOC का, तो क्या नाम होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या नाम हो जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, राइटर कौन है, ऑथर कौन, आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि 3-4 बार रिपीट हो चुका है पीछे एग्जाम्स में ये। जवाहरलाल नेहरू, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है जीके कंप्लीट होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है जीके का। प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है। प्रदीप कुमार बनर्जी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है। आपको बताना है कि ये किस गेम से संबंधित है, बताएंगे। बेसबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल या हॉकी। तो ये फुटबॉल से संबंधित रहे हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने एशियन जो गेम्स थे उनमें पहला गोल किया था भारत की तरफ से और उस गेम में जो है भारत को मेडल भी मिला था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन बी जिसके अंदर आपकी आती है साइंस। उससे पहले सभी फौजी एक बार बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन जीके के अंदर 15 में से सही किए। चलिए साइंस स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। अस्थायी निकायों के नियम को किसके द्वारा खोजा गया। द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वाज डिस्कवर्ड बाय। जवाब देंगे न्यूटन या हेनरिक हर्ट्ज, आर्किमिडीज या LE वाटरमैन। जल्दी से जवाब देंगे। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था, आप सभी को पता है, सी ऑप्शन राइट है। करवाया हुआ है आपको टॉपिक वाइज क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बॉटेनिकल नेम आपको बताना है टी का, यानी कि चाय का वानस्पतिक नाम आपको बताना है। ट्रिटिकम, मैग्नीफेरा इंडिका, केमेलिया सिनेसिस या रूबिएसिया। तो केमेलिया सिनेसिस जो है चाय का वानस्पतिक नाम है, बॉटेनिकल नेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो किसका इलाज में काम में लिया जाता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि गुर्दे की कोई बीमारी हो गई है या किडनी फेलियर की कोई सिचुएशन आ गई है तो डायलिसिस किया जाता है। तो किडनी फेलियर, ब्रेन डिजीज, हार्ट वीकनेस या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे किडनी फेलियर यानी गुर्दे की निर्बलता के जो इलाज है उसमें डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होता है। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल हैज़। क्या होता है, कौन सी एनर्जी, कौन सी ऊर्जा उसमें होती है, आपको बताना है। तो बंदूक की गोली जो है वो गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन में देखो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगा बट वो आपको नहीं करना है। तो आपको करना है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा है ये पूछा जाए तो आपको स्थितिज ऊर्जा करना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे फोटो में आया नहीं है, बच्चा जो है थोड़ा सा ये कट गया है, बच्चे ने क्वेश्चन भेजा तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बोल के बता देती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ध्वनि की सर्वाधिक गति किसमें होती है। सर्वाधिक गति किसमें होती है, यानी कि साउंड की जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो किसमें होती है। ऑप्शन है निर्वात, जल, स्टील और हवा। अब बहुत सारे बच्चे आगे के ऑप्शन देखेंगे ही नहीं और सबसे पहले निर्वात को राइट आंसर कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, निर्वात में बच्चों सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की गति निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि प्रकाश जो होता है, प्रकाश अयांत्रिक तरंग है। प्रकाश जो है अयांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग नहीं है। और ध्वनि जो है, ध्वनि है यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की यानी माध्यम की आवश्यकता होती है, मैंने आपको करवाया हुआ है। तो यहाँ पे स्टील राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तेज़ जो है ध्वनि स्टील में या लोहे में, मतलब जो ठोस हो उसमें ज़्यादा तेज़ चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन है वैक्यूम, निर्वात, ये गलत हो जाएगा। जल में भी गलत हो जाएगा, हवा में भी गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा चलेगी वो स्टील में, कोई ठोस जो होता है उसके अंदर चलती है। ठीक है, तो ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में चलेगी, स्टील में। सी ऑप्शन आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, वेल्केनाइज्ड रबर वाज इन्वेंटेड बाय, किसने इसकी खोज की थी, आपको बताना है। रॉबर्ट बॉयड डनलप या रॉबर्ट विलियम थॉमस, चार्ल्स गुडियर या किक पैट्रिक मैकमिलन।
जवाब देंगे सभी फौजी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स गुडियर। ध्यान देना, वल्केनाइज्ड रबर पूछा है आपसे, ठीक है। तो चार्ल्स गुडियर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस बनता है, किससे बनता है? लेंस इज मेड अप ऑफ, कौन सा ग्लास है? फ्लिंट ग्लास, कोबाल्ट ग्लास, पिरेक्स ग्लास या सामान्य ग्लास। तो ये क्वेश्चन भी आपको आता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पीछे एग्जाम्स में आ चुका है। बहुत बढ़िया, फ्लिंट ग्लास यहाँ पे आपका राइट आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट, कोल, चारकोल या हीरा? तो हीरा है, नो डाउट, डायमंड जो सबसे कठोर रूप है कार्बन का। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से है। कौन सी गैस की वृद्धि की वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है या उसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में मौजूद हरे वर्णक को क्या कहते हैं? ठीक है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं आपको बताना है जल्दी से। तो ये क्या है? फियाकोबिलीन, थोड़ा सा इसमें साफ नहीं दिख रहा है, जेंथोफिल, क्लोरोफिल या कैरोटीन, ठीक है। चारों नाम यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं, क्लियर नहीं दिख रहा बट आप समझ जाएंगे, मैंने बोल के बता दिया है। क्लोरोफिल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों का हरा रंग इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टोइलग्राफी का अध्ययन है, डॉक्टोइलग्राफी का अध्ययन है किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट, कार्बन डेटिंग या फोरेंसिक या लिखावट, हैंड राइटिंग? तो आपको बताना है, तो ये फिंगरप्रिंट से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर इज, आपको बताना है, आंसर बताएंगे। गैल्वेनोमीटर, फाथोमीटर, सैलिनोमीटर या पीएच मीटर? तो पीएच मीटर भी पूछा जा सकता है, ये आपका आता है अम्ल और क्षार मापने के लिए, ठीक है। अम्ल और क्षार, एसिड और बेस मापने के लिए काम आता है। और यहाँ पे आपको पूछा है खारे पानी की सांद्रता, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सैलिनोमीटर, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, ठीक है। इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, मतलब इन्वर्टर कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, आपको ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस हैं, एसी को एसी में, डीसी को डीसी में, एसी को डीसी में या डीसी को एसी में? तो जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और आपसे अगर रेक्टिफायर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? रेक्टिफायर, तो वो एसी को डीसी में करता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किसको करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन राइट है, डीसी को एसी में, मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट यानी कि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है कौन? इन्वर्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, द कॉमन नेम फॉर पोटेशियम कार्बोनेट इज बेकिंग पाउडर, विनेगर यानी सिरका, सोडा या पोटाश? तो पोटाश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। काफ़ी अच्छा जा रहा है हमारा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 295 केल्विन का तापमान किसके बराबर होता है? फ़ारेनहाइट में बताएंगे, आपको बताया हुआ मैंने कैसे चेंज करना है, तो आप देख लेना, वो वीडियो नहीं देखा है तो। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 71.33 फ़ारेनहाइट जो है 295 केल्विन के बराबर होता है। ये हमने जीके और साइंस के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एक बार बताएंगे, 30 क्वेश्चन जीके और साइंस के हो चुके हैं, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए? आराम से हमारे पास 60 मिनट का पूरा टाइम होता है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो बैंक वगैरह के पेपर रहते हैं उसमें बहुत जल्दी करना होता है, और आर्मी में बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ठीक नॉर्मल टाइम में करो आप, ठीक है। नॉर्मल आप 45 मिनट में कर लेते हो, वो भी बहुत है। अब यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, तो कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। जय हिंद और नमस्कार। जैसा कि मैम ने पहले बता भी दिया होगा और मैं फिर से बता देता हूँ कि ये ओरिजिनल पेपर है, आर्मी के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इस पेपर में 30 तक क्वेश्चन मैम ने करवा दिए होंगे, शायद आपको जीके जीएस हाँ करवा दिए।
अब सेक्शन सी और डी अपने करते हैं। सी और डी, सी में मैथ्स होगी और डी में अपना रीजनिंग होगा, आपको पता ही है। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूँ, सेम पेपर में पहले भी करवा चुका, पर आर्मी ने क्या किया था जब ये पेपर हुआ था कि मैथ्स को सेम रखा था, जीके जीएस और रीजनिंग को चेंज कर दिया था। तो सेम पेपर हमने हमारी बुक में भी डाला हुआ है। ठीक है, ये मार्च वाला पेपर है। ओके, चलो कोई बात नहीं, जीके जीएस अलग था बाकी से, तो आपने कर लिया होगा। मैथ्स अब करवाया हुआ है तो बहुत से लोग कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो इसमें कर लेना। और इम्पोर्टेंट काफ़ी अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे रहा। एराइज शब्द के अक्षरों किस प्रकार व्यवस्थित है, मतलब ये बोल रहा है कि जो ये है ARISE, ठीक है, इसको किस प्रकार से व्यवस्थित की, मतलब कितनी प्रकार से इसको इधर उधर से तोड़ मरोड़ के हम शब्द बना सकते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि अगर एक तो ये देखो कि जो भी इसमें लेटर दिए वो सारे अलग अलग है क्या, देखो कोई भी रिपीट नहीं है, अलग अलग है। तो जितने हैं उनका बॉक्स बनाओ एक, जैसे कि 1 2 3 4 5 है तो 5 का एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब क्या करो, पहले अक्षर को इधर उधर लिखने के तरीके हैं 5, अब एक फिक्स हो गया। अब बाकी के जो 4 हैं उनको 4 तरीके से लिख सकते हैं, बाकी के 2 फिक्स हो गए तो 3 बचे। ठीक है, ऐसे इनको लिख सकते हैं। तो इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 20, 20 4 20 60, 60 टू 120, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 30% ऑफ 1500, 1500 प्लस 600 का 30% है ना, तो इसका 30% निकाल दो भाई। ये कितना होता है 2100, तो 20 से 20, तो ये हो जाएगा 630, ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 करो। एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि अनुपात 12 13 और 15 है तो लंबी भुजा बताओ। देखो अनुपात है तो पहले अनुपातों का योग निकालो, 12 13 और 15 कितना हो गया, 12 24 36 37 38 39 40, तो टोटल हो गया योग 40, तो योग तो हो गया 40। अब सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा जो 15 है, 15/40 गुणा 600, ये तो उत्तर आएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 30, ये हो गया 15, 15 को 15 से 225, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, एक मोटर बोट की निचली दिशा में 9 किलोमीटर की यात्रा में 2 घंटे का समय लेता है, तो चाल कितनी होगी। थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। एक बच्चे ने भेजा था तो थोड़ी क्लियरिटी नहीं है, पर कोई बात नहीं। 9 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लेती है, तो चाल निकाल लो। चाल हो गई यहाँ पे 4.5। ठीक है, प्रवाह की दूसरी दिशा है उसमें 6 घंटे लगता है, तो चाल दूसरी हो गई अपने पास कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर तो किलोमीटर ही है और बटा 6, तो कितना हो गया ये 3 3 9 3 दूनी 6, 1.5। ठीक है, तो बोट की चाल प्रवाह और प्रवाह की विपरीत दिशा, तो ये होता है दिशा निकालनी है तो 4.5 प्लस 1.5/2, एक बार माइनस बटा 2। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 1 और 1.5 आ जाएगी ना, 3 और 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे चलो, एक व्यक्ति 320 आमों की विक्रय में 400 आम बेच देता है तो उसके कितने प्रतिशत घाटा होता है। ऐसे हमेशा घाटा ही होता है। तो देखो 320 480 का अंतर है किस में, 320 में, गुणा 100, तो 0 से 0 गए, ये 8 चौका 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25%, ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक है, थोड़ा ठीक से पढ़ लेना आप, साथ हो सकता है मैंने कुछ अलग तरीके से पढ़ाओ तो अलग आंसर भी आ सकता है, पर आप ट्राई करना इसको सही पढ़ो क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आगे चलो, 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है, यदि पहले 6 लड़कों की 19.5 साल है, तो ऐसे निकालते हैं ना औसत, सभी का योग बटा टोटल नंबर 7, औसत होता है बराबर में। ठीक है, सभी का योग तो 6 का योग तो 19.5, तो 6 को तो 19.5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 7वां जोड़ दो। ठीक है, तो 19.5 को 6 से करेंगे, 20 को 6 से करेंगे 120, 120 माइनस 6 और 3, तो हो जाएगा 130।
17 प्लस एक्स बराबर 140, तो x बराबर 140 माइनस 117 कितना आ गया 23, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखो 5, 25 और 125 के आगे क्या आ गया 625 आएगा, क्योंकि 5 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑप्शन डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, बहुत आसान पेपर था। ए भी एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते, एक काम शुरू करता है, एक एक दिन छोड़कर दोनों अगर साथ में काम करें तो कितने दिन, एक एक दिन छोड़ को एक बार भूल जाओ, अगर दोनों साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1/10 प्लस 1/15, यही तो करना है। तो 30 एलसीएम ले लो, 3 + 2 6 दिन में। अगर दोनों साथ मिलकर लगातार काम करेंगे तो 6 दिन में कर देंगे। ये बोल रहा है एक दिन छोड़ के करेंगे तो दुगुना टाइम लगेगा, मतलब 12 दिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि कोई घटना घटित नहीं हो, मतलब कोई जो प्रोबेबिलिटी वो कभी नहीं हो, इसका मतलब वो 0 है। ठीक है, चलो दो संख्याओं का अंतर 2 है, ये रहा x माइनस वाई बराबर 2 है, उनके वर्गों का अंतर मतलब x² माइनस y² दे रखा है 28। ये पेपर मैंने 2-3 बार सॉल्व कर लिया, मुझे तो याद ही होगा, शायद आपको भी याद होगा। इस दूसरी समीकरण को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x + y और x माइनस वाई बराबर 28, x माइनस वाई का मान 2 रख दो यहाँ पे, तो ये हो गया x + y गुणा 2 बराबर 28, तो x + y बराबर आ गया 14। पूछा क्या उनका योग, तो यही तो पूछा है, ऑप्शन बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तो टोटल पहले 11 का योग मतलब उनके औसत से गुणा कर दो, प्लस 12वीं का नंबर बट्टा टोटल है 12, औसत का है, औसत 2 से बढ़ जाता है x + 2। ठीक है, बस x निकालना है यहाँ से, तो 11x + 63 बराबर 12x + 24, तो x बराबर 63 - 24, 63 - 24 कितना आ गया 39। हाँ, एक इधर गया, 5 में से 2 39, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे चलो, आगे है 15, 8, 9, मतलब 15, 8, 9 43 कर रहे हैं, को मिलीग्राम मतलब 1000 से भाग दे दो, तो 1.589, 1 पॉइंट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 करो, 31, 7, 25, 13, 19, इनके बाद क्या आएगा, तो अल्टरनेट देखो, 31 से 25 -6 हो रहा है, 6 से 13 +6 हो रहा है, 13 से 19 +6 हो रहा है, 19 से +6 करेंगे तो 25, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द नंबर, कितनी साइड होंगे अगर उसमें टोटल विकीर्ण है। विकीर्ण अपने कैसे निकालते हैं, n(n-3/2 बराबर, ये विकीर्ण होता है, और विकीर्ण कितने दे दिए 44 दे दिए, यहाँ से n निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से n बहुत आसान होता अगर आप ऑप्शन रख लेते, तो मैं n में एक बार ऑप्शन रख के देखता हूँ। पहले 11 निकालता हूँ, तो 11 - 3/2, 44 आ रहा है कि नहीं वो देखना है, तो ये हो गया 8, ये 8 में से 2 4, तो 44 आ रहा है, मतलब 11 ही होगा, ऑप्शन ए। ऐसे ऑप्शन रख लेना, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण बना जाएगी, वो भी सरल हो जाएगी पर टाइम ज़्यादा लगेगा। आगे चलो 46 नंबर क्वेश्चन, 46 में क्या है, विषम शब्द चुनना है। पहिया है, रेल है, नाव है, बस है। पहिया सब में होता है, नाव में भी होता है, मतलब नाव में नहीं होता है पर अलग चीज़ है, क्योंकि पहिया एक छोटा सा व्हील होता है, नाव एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की चीज़ है, ट्रेन भी है, बस भी ऐसी है, तो पहिया अलग है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। नियमन में विषम शब्द सुनिए, बढ़ई, लुहार, नाई, दर्जी। बढ़ई लकड़ी का काम करता है, लुहार लोहे का काम, दर्जी कपड़ों का काम, नाई क्या होता है सजीव चीज, बार्बर होता है वो बाल काटता है, पूरे अलग काम है ना, तो ये नाई ऑप्शन अलग हो गया। इनको अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाएं तो कौन सा शब्द अंतिम से दूसरा मतलब लास्ट से दूसरा कौन आएगा, इनको लगाओ, तो एक एक देखते जाओ। पहले सी है बी, तो पहले बी वाला आएगा, तो बोस सबसे पहले हो जाएगा। फिर सी वाला सारे सी के आगे वाला देखो, मतलब सी से अपने नहीं पता कर पाएंगे, आगे वाला देखो, तो आगे एल है, ओ है, ओ और ई नहीं सॉरी एच, तो एच वाला पहले आया दो, तो सी एच ई सी के ई डी 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, ये 2 तो खत्म हो गए, आगे एल वाला आएगा, तो सी एल ई आर। अब कॉन्ट्रास्ट और कॉन्स्टेंटली में डिफरेंस देखें, ओ से नहीं पता कर पाएंगे, एन से भी नहीं पता कर पाएंगे, टी और एस में कौन पहले आता है, ABCD में
ABCDF ऐसे बोल के देख लो, ABCDF GHI JK LMNO PQRST पहले आता है, नहीं S पहले आता है ना। तो कॉन्स्टेंटली पहले आएगा, फिर लास्ट में हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट। तो लास्ट से दूसरा पूछा है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ABDK, ये अपने को श्रेणी पूरी करनी है, तो ABDKP। तो ऐसे देखो यहाँ कुछ क्या आएगा, A और B लगातार आ गया, B और D के बीच में C रह गया, ठीक है, बीच में 2 छोड़ दो, D के बाद में E F और G आ जाएगा यहाँ पे, तो G ऑप्शन A राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, लो बच्चे ने भेजा ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमारी बुक में भी ये पेपर है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप पेपर है, इसमें आपके कितने सही हुए वो आपको बताना है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैम ने ये करवा ही दिया अभी, ठीक है। अब इसमें आपका कितना स्कोर हुआ वो बताना, हो सकता है आपका 45 से ज़्यादा भी हो, पर एटलीस्ट 42 तो होना चाहिए क्योंकि ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। और बुक में ये क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ दिया है, कोई भी डाउट हो तो आप बुक में पूछ सकते हो, और इसका सॉल्यूशन ज़रूर करके जाना, ऐसे ही पेपर बनते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही क्लास, ऐसे ही पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेपर देख के निकल जाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि सुबह 9:30 बजे आपको रोज़ क्लास मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।